फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी का भाग 4 जो है ख़त्म कर लिया था। तो हम लोगों ने डीपीएसपी का जो भाग है, जिसमें भाग 4 में नहीं थे, वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। और आज हम लोग जो है भाग 5 को पढ़ेंगे। तो भाग 5 में हम लोग पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भाग 5 में ही भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ लिखा गया है, तो वो जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम लोग आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाग 5 है क्या। तो कार्यकारी के तहत संविधान अर्थात संघ के जो भाग 5 है, भारत के राष्ट्रपति की योग्यता, चुनाव और महाभियोग की सूची है। ये महाभियोग क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। और भारत का राष्ट्रपति भारत गणराज्य के राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है और भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ भी होता है। तो जो राष्ट्रपति है वह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। और यहाँ तक कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ भी होता है। हालांकि भारत के संविधान के आर्टिकल 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे या अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा कर सकते हैं। कुछ आपदाओं के साथ राष्ट्रपति में निहित सभी कार्यकारी अधिकार व्यवहार में मंत्रिपरिषद COM द्वारा प्रयोग किया जाता है। यहाँ या फिर अपने जो सब कोऑर्डिनेट नेता है उनके द्वारा जो है अधीनस्थ पदाधिकारी अर्थात सब कोऑर्डिनेट जो नेता है तो उनके द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 52। तो आर्टिकल 52 क्या लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय राष्ट्रपति न केवल संविधान का संरक्षक है अपितु संपूर्ण भारत का निर्वाचित प्रतिनिधित्व भी है। ये भारत के प्रथम नागरिक तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता के भी प्रतीक है। आर्टिकल 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 52 है वो बस यही कहता है कि भारत में जो है एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का पहला व्यक्ति होता है और उसके अंतर्गत जो है ये सारी चीज़ें आती हैं। अब आते हैं आर्टिकल 53 पर। तो यहाँ आर्टिकल 53 में जो लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो आर्टिकल 53 कहता है कि संघ अर्थात एग्जीक्यूटिव की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इन संविधान के अनुसार उनके द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों अर्थात सब कोऑर्डिनेट के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे आर्टिकल 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव की जो कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। एग्जीक्यूटिव की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी और उसके अधीनस्थ अर्थात जो राष्ट्रपति है वो सीधे या फिर अपने किसी सब कोऑर्डिनेट के माध्यम से इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आता है पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी और उससे प्रयोग को कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा। इस लेख में कुछ भी नहीं होगा। किसी भी राज्य या अन्य प्राधिकरण की सरकार पर किसी मौजूदा कानून द्वारा प्रदत्त किसी भी कार्य को राष्ट्रपति को हस्तांतरित करने के लिए समझा जाना। अब यहाँ पर अगर कोई भी कानून बनेगा या फिर कोई भी ऐसा बिल पास होगा तो राष्ट्रपति का जो हस्ताक्षर है उसके ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति का जो हस्ताक्षर है उस बिल पे होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आर्टिकल 53 में ये भी कहा गया है कि संसद जो है वो राष्ट्रपति के अलावा अन्य पदाधिकारियों को कानून द्वारा कार्य करने से रोकेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 54। तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? निर्वाचक मंडल। ये जो निर्वाचक मंडल है तो निर्वाचक मंडल जो है वो संयुक्त राज्य निर्वाचक मंडल या संयुक्त राज्य इलेक्टोरल कॉलेज वह नियामक है जो हर 4 साल में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाती है। निर्वाचक मंडल कौन है? जो हर 4 साल में
क्या करती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाती है। संयुक्त राज्य के नागरिक प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को नहीं चुनती, इसके बजाय वे निर्वाचकों को चुनती है जो विशिष्ट उम्मीदवारों को मतदान करने की प्रतिज्ञा लेते हैं, जिसमें शामिल है संसद के 2 सदनों में निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 54 है वो यही बताना चाह रहा है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस प्रकार होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहला जो कार्य करता है और सबसे पहले जो भूमिका निभाता है वो है निर्वाचक मंडल। और निर्वाचक मंडल जो है वो 4 साल में एक बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। और यह चुनाव जो है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा ही किया जाता है। ये जो सदस्य होते हैं निर्वाचित सदस्य, ये एक तरह से जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जनता के द्वारा ही लाए जाते हैं और राष्ट्रपति को चुनते हैं। एक तरह से ये जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 55। तो आर्टिकल 55 जो कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की रीति, कि राष्ट्रपति के चुनाव की क्या रीति है। तो हम लोग इसे अच्छे से देखते हैं। तो आर्टिकल 55 जो है राष्ट्रपति के चुनाव की नीति, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बताता है। तो जहां तक संभव हो राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने में एक रूपता होगी। जितने भी विभिन्न राज्यों के जितने भी प्रतिनिधित्व है तो उनके पैमाने में क्या होगी, एक रूपता होगी। दूसरा है राज्यों के बीच इस तरह की एक रूपता और साथ ही साथ पूरे राज्यों और संघ के बीच समानता हासिल करने के उद्देश्य से संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य और प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के वोटों की संख्या इस तरह के वोटों के लिए हकदार है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, चुनाव निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाता है। अभी निम्नलिखित तरीका क्या है, तो किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के पास उतने मत होंगे जितने कि राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में विभाजित करके प्राप्त भागफल में 1000 के गुणज है। यहाँ पर यही कहा गया है कि इनकी जो रीति है किस प्रकार होगी। तो किसी राज्य की विधानसभा में, किसी भी राज्य की जो विधानसभा है, तो प्रत्येक निर्वाचित सदस्य, अब कोई भी एक सदस्य आ रहा है निर्वाचित सदस्य, तो वो ज़रूर ही एमएलए होगा या फिर विधानसभा का या फिर राज्यसभा का जो है मेंबर होगा। तो उस एक सदस्य के पास उतने ही वोट होंगे जितने कि वो जिस राज्य से आया है उस राज्य की संख्या, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में विभाजित करके प्राप्त भागफल, और उसको विभाजित करके जितना भी भागफल प्राप्त होगा उसको क्या किया जाता है, 1000 से उसे गुणा कर दिया जाता है। यदि 1000 के उक्त गुण को लेने के बाद शेष 500 से कम नहीं है तो उपखंड ए में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के वोट में एक की और वृद्धि की जाएगी। संसद के किसी भी सदन के प्रत्येक निर्वाचक सदस्य के पास उतने मत होंगे जितने खंड ए और खंड बी के तहत राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को सौंपे गए कुल मतों की कुल संख्या से विभाजित करके प्राप्त किए जा सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या आधे से अधिक अंशों को एक के रूप में गिना जाता है और अन्य अंशों की अवहेलना की जाती है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और ऐसे चुनाव में मतदाता गुप्त मतदान द्वारा होगा। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, चुनाव में जो मतदान होता है वो कैसे होता है, तो गुप्त प्रक्रिया द्वारा और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। और चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो गुप्त होती है कि किस मतदाता ने किस उम्मीदवार को वोट दिया इसका पता नहीं चलता। अनुपातिक प्रतिनिधित्व विभिन्न रूपों में अपनाया गया है। अब इसके क्या रूप है जो यहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, तो तथापि इन सब में एक समानता अवश्य है जो इस प्रणाली का एक अनिवार्य अंग भी है कि इस प्रणाली का प्रयोग बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के बिना नहीं हो सकता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के 2 प्रमुख रूप हैं, अर्थात सूची प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। सूची प्रणाली कुछ हेरफेर के साथ यूरोप के अधिकतर देशों में प्रचलित है। सामान्यतः इस प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक दलों की सूचियों को उनके प्राप्त किए गए मतों के अनुसार सदस्य
सदस्यता जो है दी जाती है। इस प्रणाली की व्याख्या सबसे उत्तम रूप में जर्मनी के 1930 के वाइमान विधान के अंतर्गत जर्मन संसद के निम्न रिक्शन की निर्वाचन पद्धति से की जा सकती है, जिसे बार्डन योजना के नाम से संबोधित किया जाता है। इस योजना के अनुसार रिक्टन की कुल संख्या नियत नहीं थी, वरना निर्वाचन में डाले गए मतों की कुल संख्या के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। प्रत्येक अर्थात 6000 मतों पर, जिसे कोटा कहते थे, एक प्रतिनिधित्व चुना जाता था। जर्मनी को 35 चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता था और इसको मिलाकर 17 चुनाव भागों में प्रत्येक राजनीतिक दल को 3 प्रकार की सूचियों में प्रस्तुत करने का अधिकार था: स्थानीय सूची, प्रदेश सूची तथा राष्ट्रीय सूची। प्रत्येक मतदाता अपना मत प्रतिनिधित्व को ना देकर किसी न किसी राजनीतिक दल को देता था। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना के उपरांत प्रत्येक राजनीतिक दल को स्थानीय सूची के ऊपर प्रथम उम्मीदवार से उतने प्रतिनिधि के दिए जाते थे जितने कुल प्राप्त मतों के अनुसार कोटा के आधार पर मिले। प्रत्येक प्रदेश में स्थानीय क्षेत्रों के शेष मतों को जोड़कर फिर प्रत्येक दल को प्रदेश या सूची से विशेष सदस्य जो है दी जाती थी और इस प्रकार सारे प्रदेशीय क्षेत्रों में शेष मतों को फिर जोड़कर राष्ट्रीय सूची से कोटा के अनुसार विशेष सदस्य, और इन पर भी यदि शेष मत रह जाए तो 3000 मतों से अधिक पर एक विशेष सदस्य उस दल को और मिल जाता था। इस प्रकार बार्डन प्रणाली से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के इस सिद्धांत को कि कोई भी मत व्यर्थ ना जाना चाहिए, निष्कर्ष पर पालन किया। इस प्रणाली की सबसे बड़ी कमी यह है कि मतदाताओं को प्रतिनिधित्वों के चुनाव में व्यक्तिगत सदस्यता नहीं होती। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव का नीति है, तो भारत में जो है एकल संक्रमणीय मत की नीति है, तो हम लोग उसको जो है अच्छे से समझेंगे। तो एकल संक्रमणीय मत या हेयर प्रणाली के अनुसार प्रतिनिधियों का निर्वाचन सामान्य सूची द्वारा होता है। जितने भी प्रतिनिधित्व है तो उनका जो निर्वाचन होता है वो सामान्य सूची द्वारा होता है। निर्वाचन के समय प्रत्येक मतदाता उम्मीदवार के नाम के आगे अपनी सूची के अनुसार 1, 2, 3, 4 इत्यादि संख्या लिख देता है। भारत में जो है एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था है, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की जो रीति है वो किस प्रकार है, तो एकल संक्रमणीय मत। अब इसमें क्या होता है कि जो भी प्रतिनिधित्व है, अर्थात जो भी मतदाता है वो उम्मीदवार के नाम के आगे क्या करता है कि एक सूची में लिख देता है कि हाँ, अगर मान लीजिए कि 4 लोग हैं A, B, C, D, तो A के आगे अगर कोई एक मतदाता है तो वो D को 1 नंबर पे रखता है, B को 2 नंबर पे रखता है, 3 को 4 नंबर पे रखता है और A को जितने भी नंबर पे रखता है। तो इस प्रकार जो है भारत में चुनाव होता है राष्ट्रपति का। गणना से प्रथम चरण कोटा का निष्कर्ष करना है। कोटा को प्राप्त करने के लिए डाले गए मतों की कुल संख्या को निर्वाचित क्षेत्रों के नियत सदस्यों की संख्या में 1 जोड़कर भाग करके तदुपरांत परिणाम फल में 1 जोड़ दिया जाता है। अर्थात कोटा, आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिए कि कोटा इजिकल टू मतों की कुल संख्या, उसके बाद है नियत प्रतिनिधित्व संख्या +1 और फिर ब्रैकेट 1, उसके बाद फिर +1। सबसे पहले उन उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया जाता है जो कोटा प्राप्त कर लेते हैं। यदि इससे समस्त स्थानों की पूर्ति नहीं होती तब पूर्ण निर्वाचित सदस्यों के कोटा से अधिक मतों को उनके मतदाताओं में उनकी रुचि के अनुसार बांटा जाता है। यदि इस पर भी स्थानों की पूर्ति नहीं होती तब कम से कम मत पाए हुए उम्मीदवार के मत को जब तक बांटते रहते हैं जब तक कुल स्थानों की पूर्ति नहीं हो जाती। अनुभव से प्रतीत होता है कि एकल संक्रमणीय प्रणाली मतदाताओं को निर्वाचन में स्वतंत्रता तथा प्रत्येक समूह के अनुसार जितने भी समूह उनकी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। इसकी यह भी विशेषता है कि राजनीतिक दल निर्वाचन में अनुचित लाभ नहीं उठा सकते, परंतु आलोचकों का कहना है कि यह निर्वाचन सामान्य मतदाताओं की बुद्धि से परे है। अर्थात जो भी सामान्य मतदाता है
उन्हें समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं राष्ट्रपति की चुनाव नीति को। तो इस लेख में अभिव्यक्ति जनसंख्या का अर्थ पिछली जनगणना में निर्धारित जनसंख्या से है, जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, बशर्ते कि इस स्पष्टीकरण में पिछली जनगणना के संदर्भ जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं जब तक कि वह वर्ष 2000 के बाद ली गई हैं। पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रासंगिक नहीं हो जाते। सन 1971 की जनगणना के संदर्भ के रूप में इसे माना जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 56, राष्ट्रपति का कार्यालय, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 56 और अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यालय, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के पहले पद धारण करेंगे। अर्थात राष्ट्रपति जो है जब वो अपना पद ग्रहण करेंगे तो उसके तारीख से 5 वर्ष अवधि के लिए, उस तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए क्या होगा, वो अपना पद धारण करेंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है अगर वो चाहे, राष्ट्रपति को अगर इस्तीफा देना है अपने पद से तो वो क्या कर सकता है कि उपराष्ट्रपति को संबोधित करके, वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना ही हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में जो है, लिखित रूप में वो जो पद से इस्तीफा दे सकते हैं। राष्ट्रपति किसको इस्तीफा दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन के लिए आर्टिकल 61 में प्रदान किए गए तरीके से महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अगर कोई राष्ट्रपति है और वो संविधान का पालन नहीं करता, अगर वो मतलब मर्डर करता है या फिर कोई ऐसा जुर्म कर देते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जो संविधान का उल्लंघन करती हो, हमारे संविधान का, तो राष्ट्रपति को जो है वो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगा करके उस पद से हटा दिया जाता है। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद में बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। राष्ट्रपति, यहाँ पे ये कहा गया था, पहले में ये मेंशन किया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो जिस तारीख से पद ग्रहण करते हैं तो उस तारीख से लेकर के अगले 5 वर्षों तक वो राष्ट्रपति का पद धारण किए रहेंगे। किंतु उस तारीख के बाद भी जो राष्ट्रपति है उसके बावजूद भी राष्ट्रपति जो है वो तब तक पद में बने रहेंगे जब तक कि कोई उत्तराधिकारी, अर्थात उनके बाद कौन आएगा इसका पता नहीं चल जाता। उत्तराधिकारी जब तक अपना जो पद है, अगर एक राष्ट्रपति है और अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, जब तक दूसरा जो राष्ट्रपति है वो अपने पद को ग्रहण नहीं कर लेता तो जो पहला राष्ट्रपति है वो पद का त्याग नहीं कर सकता। उपराष्ट्रपति को खंड 1 के तहत संबोधित कोई भी इस्तीफा उनके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत सूचित किया जाएगा। अर्थात अगर राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति है तो अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उनके द्वारा लोकसभा के अध्यक्षों को, तो अगर राष्ट्रपति जो है वो इस्तीफा देते हैं तो ये उपराष्ट्रपति का कार्य है कि उनके द्वारा ही, अर्थात उपराष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत इस बात की सूचना दे। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल 57। तो आर्टिकल 57 कहता है कि पूर्व निर्वाचन के लिए पात्रा, क्या है, पूर्व निर्वाचन के लिए पात्रा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि अगर कोई एक राष्ट्रपति है और एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया हुआ है तो इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। अर्थात अगर राष्ट्रपति कोई राष्ट्रपति है और अगर वो फिर चाहे कि वो दोबारा फिर से राष्ट्रपति बने तो वो जो है बन सकता है, वो फिर से चुनाव में खड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 58। तो अब नेक्स्ट आर्टिकल है क्या है, आर्टिकल 58। तो अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता, क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि अब हम लोग क्वालिफिकेशन देखेंगे। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो तब तक चुनाव के लिए
पात्र नहीं होगा जब तक क्या होगा कि पहला नंबर कि वो भारत का नागरिक है, भारत का जो है नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, अर्थात 35 वर्ष की जो आयु है अगर पूरी हो गई हो तो वो जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़ा हो सकता है। और तीसरा है लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो, लोकसभा के सदस्य के लिए चुनाव के लिए योग्य हो। और है एक कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के तहत या किसी स्थानीय या अन्य प्रताधिकार के अधीन किसी भी सरकार के नियंत्रण के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है। अर्थात राष्ट्रपति बनने के लिए ये आवश्यक होगा कि आप किसी भी पार्टी के मेंबर ना रहें। तो इस आर्टिकल में प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से लाभ का कोई पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा। अर्थात अगर कोई लाभ के लिए, एक और भी चीज़ है कि अगर जो राष्ट्रपति बनता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि वो फाइनेंशियली कैसा है। अगर वो फाइनेंशियली सही होता है तो ही उसे राष्ट्रपति के लिए नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी के रूप में फिर चुनाव के लिए जो है नियुक्त किया जाता है। तो लाभ का कोई पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष या किसी राज्य का राज्यपाल है या तो संघ का मंत्री है या कोई भी राज्य। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आएगा वो है आर्टिकल 59। तो आर्टिकल 59 राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, कि राष्ट्रपति के ऑफिस में क्या क्या कंडीशंस है। तो राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति जो है वो किसी भी सदन का या फिर विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और यदि सदन के किसी भी, अगर कोई भी सदन है, किसी भी सदन में या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति चुना जाता है तो उसे माना जाएगा जिस तारीख को वह राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है उस सदन में अपना स्थान खाली कर दिया हो। अर्थात जो भी अगर किसी विधानसभा का अगर या फिर राज्यसभा का कोई अगर मेंबर है, कोई नेता है, तो जब वो अपना सदस्यता छोड़ देता है विधानसभा से और राज्यसभा से, और तभी उसे राष्ट्रपति के रूप में माना जाता है। दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। कोई भी लाभ से अगर पद है, लाभप्रद पद जिससे वो पैसे कमा सकते, तो राष्ट्रपति जो है वो पद को धारण नहीं करेंगे जब तक कि वह भारत के राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति, तीसरा जो कंडीशन है कि राष्ट्रपति अपने आधिकारिक आवासों के उपयोग के लिए किराए के भुगतान के बिना हकदार होंगे और ऐसे परिबंधिलों, भक्तों और विशेषाधिकारों के भी हकदार होंगे जो सदन द्वारा, कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। और जब तक इन संबंध में प्रावधान नहीं किया जा सकता तब तक ऐसी उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है। चौथा होगा कि राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्तों को उनके कार्यालय के दौरान कम नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो तीसरा और चौथा कंडीशन है वो यही कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो जब राष्ट्रपति भवन में रहेंगे तो उनके लिए उन्हें कोई किराया नहीं देना पड़ेगा और जो भी उनके लिए सरकार उपलब्ध कराएगी वो उनका अधिकार है और वो जिस तरीके से चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं। और राष्ट्रपति का और जो चौथा कंडीशन है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान जो भी उनका समय कार्य है, कार्यकाल है, तो उसके दौरान उनकी जो भी फैसिलिटीज़ है वो कम नहीं की जाएंगी। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 60। यहाँ पर जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो आर्टिकल 60 ये कहता है कि राष्ट्रपति किस तरीके से शपथ लेते हैं। तो ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रत्येक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाला या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले भारत के प्रमुख न्यायाधीश की उपस्थिति में या उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में सदस्यता लेगा और सदस्यता लेगा। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 60 है वो यही कह रहा है कि राष्ट्रपति का शपथ। तो राष्ट्रपति का जो शपथ है वो कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का जो शपथ है, तो राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश
की उपस्थिति में, और अगर मुख्य न्यायाधीश जो है अगर वो उपस्थित नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की उपस्थिति में वो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति पद का शपथ लेते हैं। निम्नलिखित रूपों में एक शपथ या प्रतिज्ञा जो किस प्रकार वो जो राष्ट्रपति है तो उनका जो शपथ क्या है, तो मैं AB भगवान के नाम की शपथ लेता हूँ, अगर जिस भी भगवान को वो मानते हैं लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ कि मैं भारत के राष्ट्रपति के पद या राष्ट्रपति के कार्य का निर्वाह का ईमानदारी से पालन करूँगा और मैं अपनी पूरी क्षमता से संविधान और कानून की रक्षा और बचाव करूँगा और मैं भारत के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए खुद को समर्पित करूँगा। तो ये जो था ये क्या था, राष्ट्रपति इसी प्रकार जो है अपना शपथ लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो अपना शपथ है वो कहाँ लेते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में, या फिर अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की उपस्थिति में जो है राष्ट्रपति अपना शपथ लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 61। तो अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अब राष्ट्रपति जो है वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, तो अगर उसके ऊपर जो महाभियोग चलता है उनको जो पद से हटाने की प्रक्रिया है तो वो किस प्रकार होगी। तो जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जाएगा। अगर संसद का कोई भी सदस्य जो है वो अगर आरोप लगाता है तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। ऐसा कोई शुल्क तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक इस तरह के आरोपों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव एक प्रस्ताव में निहित है। अब ये जो महाभियोग लगेगा तो ये कोई छोटे मोटे इंसान पे तो नहीं लगेगा, ये किस पे लगेगा, एक देश के प्रेसिडेंट पर। तो अगर किसी एक व्यक्ति अगर प्रस्तावना में एक में निहित है तो वो जो है नहीं दिया जाएगा, शुल्क तब तक नहीं दिया जाएगा। जो सदन में कुल सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 1/4 द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप से कम 14 दिनों के नोटिस के बाद पेश किया जाएगा, जो उनके प्रस्तावना को पेश करने के इरादे से दिया जाएगा और संकल्प और ऐसा प्रस्ताव संसद की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। अब किसी भी राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो वो भारत का पहला व्यक्ति है और एक राष्ट्रपति है, तो उसे हटाना आसान नहीं होगा। तो अगर कोई राष्ट्रपति है और वो कानून का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर महाभियोग लगाने की इतनी सारी प्रक्रिया होती है। अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है तो सबसे पहले संसद के जितने भी सदस्य है तो उसमें से कम 1/4 द्वारा 1/4 द्वारा जितने भी 1/4 के जितने भी सदस्य हैं तो उनका जो हस्ताक्षर चाहिए कि हाँ हमें राष्ट्रपति पे जो है महाभियोग लगाना है। और यह जो प्रस्तावना है हस्ताक्षर के बाद तो 14 दिन के लिए नोटिस के बाद पेश किया जाएगा। तो पहले तो है कि 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा और फिर उसके बाद ही पेश किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ, जब संसद के किसी भी सदन द्वारा इस प्रकार आरोप लगाया गया है तो दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा। अगर मान लीजिए कि राज्यसभा द्वारा जो है आरोप लगाया जा रहा है तो विधानसभा जो है उस पर जांच करेगा, आरोप की जांच करवाएगा और राष्ट्रपति को ऐसी जांच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। और राष्ट्रपति जो है इस जांच में उपस्थित हो सकता है और खुद का जो है प्रतिनिधित्व कर सकता है। यदि जांच के परिणाम स्वरूप संसद की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से एक प्रस्तावना पारित किया जाता है जिसके द्वारा आरोप की जाँच की गई या फिर अगर आरोप की जाँच की गई है या जांच की गई, आरोप का जो भी जांच किया गया, तो यह घोषणा करते हुए कि राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप लगाया गया है कायम रहने पर ऐसी संकल्प का प्रभाव राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का प्रभाव उस तारीख से होगा जिस तारीख को संकल्प इस प्रकार पारित किया जाएगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि राष्ट्रपति पे किस प्रकार महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग का ही मतलब होता है कि राष्ट्रपति को पद से हटा देना या फिर उसे किसी चीज़ के लिए सावधान कर देना कि आगे ऐसा ना हो। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 62। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल में निहित राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को भरने
के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए पद या व्यक्ति की अवधि। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 62 है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए एक चुनाव कार्यालय की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। अर्थात राष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति के कारण, अब कोई भी राष्ट्रपति है तो उसका जब पद का मतलब जो पद है तो उसकी जब अवधि समाप्त होती है तो उसके बाद जो रिक्त स्थान है तो उसको भरने के लिए चुनाव कार्यालय की समाप्ति से पहले, अर्थात अगर जो चुनाव कार्यालय है तो उसकी समाप्ति से पहले इसे पूरा किया। राष्ट्रपति के पद में उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से हुई किसी रिक्ति को भरने के लिए चुनाव जल्द से जल्द किया जाएगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर कोई राष्ट्रपति है, उनकी अगर कार्यकाल के दौरान ही उनकी अवधि समाप्त नहीं हुई और उसके दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर राष्ट्रपति जो है वो स्वयं त्यागपत्र दे देते हैं, या फिर उनके ऊपर महाभियोग लगा करके उन्हें पद से हटा दिया जाता है, तो इस स्थिति में जो चुनाव जो मंडल है, जो चुनाव करवाती है निर्वाचक मंडल, तो वो जल्द से जल्द क्या करेगी, उस स्थान को, रिक्त स्थान को भरेगी और राष्ट्रपति का चुनाव करवाएगी। और किसी भी स्थिति में रिक्ति होने की तारीख से 6 महीने के भीतर नहीं होगा। और जो भी मतलब तारीख है तो उसके 6 महीने के भीतर, रिक्ति तारीख के 6 महीने के भीतर ही चुनाव किया जाना चाहिए। और रिक्ति को क्या करना है, यहाँ पे जो भी रिक्त स्थान है तो और रिक्ति को भरने के लिए एक चुनाव कार्यालय की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। अब यहाँ पे जो ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद में उनकी मृत्यु, त्यागपत्र, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर कोई त्यागपत्र दे देता है फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे जो आर्टिकल 62 है वो यही कहता है कि अगर राष्ट्रपति का जो पद है वो किसी कारणवश रिक्त हो जाता है तो उसे भरने के लिए जल्द से जल्द जो है प्रयास किया जाता है। और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति आर्टिकल 56 के उपबंधनों के अधीन रहते हुए अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए पद धारण करने का हकदार होगा। और जो भी व्यक्ति है वो अगर कोई व्यक्ति है जो किसी राष्ट्रपति के पद से हट जाने पर उस तारीख से अगर वो पद ग्रहण करता है तो वो क्या होगा कि वो जिस तारीख से पद ग्रहण करता है उसके अगले 5 वर्ष तक वो राष्ट्रपति का जो है पद जो है ग्रहण किया रहने का वो हकदार है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जानकारी, कुछ ऐसे जानकारी है जो इम्पोर्टेंट है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है, तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। 2017 तक राष्ट्रपति को हर महीने 1.50 लाख रुपीस मिलते थे। बजट 2018 में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति महीना कर दिया गया था। दूसरा जो पॉइंट ये है कि वेतन के अलावा राष्ट्रपति को कई अन्य भत्ते और मुफ्त सुविधाएं मिलती है, जिसमें मुफ्त चिकित्सा, आवास और उपचार सुविधाएं संपूर्ण जीवन शामिल है। अर्थात संपूर्ण जीवन के लिए जो है राष्ट्रपति को मुफ्त चिकित्सा, आवास और उपचार सुविधाएं मिलती है। भारत सरकार राष्ट्रपति के आवास, कर्मचारियों, भोजनों और मेहमानों की मेहमान नवाजी जैसे अन्य खर्चों पर सालाना लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च करती है। भारतीय राष्ट्रपति का वेतन $7,000 से $84,000 है, जो कि $4 लाख के अमेरिकी राष्ट्रपति के वेतन की तुलना में बहुत कम है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति को भी निर्वाचक मंडल के माध्यम से लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन 4 साल के कार्यकाल के लिए वह केवल 2 राष्ट्रीय रूप से चुने गए हैं। संघीय अधिकारी में से एक है अन्य संयुक्त राज्य। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति जो है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति को भी निर्वाचक मंडल के माध्यम से लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन 4 साल के कार्यकाल के लिए वह केवल 2 राष्ट्रीय रूप से चुने गए संघीय अधिकारियों में से एक है। अन्य संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कुल मिलाकर 538 निर्वाचक है, जो प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्यों के अनुरूप है। 100 सीटें और कोलंबिया जिले से
3 अतिरिक्त निर्वाचक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम सन 1952 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए नामांकित होने के लिए उम्मीदवार को मतदाताओं के रूप में 50 और उसके मतदाताओं के नाम के लिए 50 मतदाताओं की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी भारतीय राष्ट्रपति है, तो चुनाव के सामान्य सिद्धांत यह है कि संसद सदस्यों द्वारा डाले गए वोटों की कुल संख्या राज्य के विधायकों द्वारा डाले गए वोटों की कुल संख्या के बराबर होगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जितने भी संसद के सदस्य हैं, तो उनके द्वारा डाले गए वोटों की कुल संख्या जो है वो क्या होगी, राज्य के विधायकों द्वारा डाले गए कुल संख्या के बराबर होगी। और संसद के दोनों सदनों में कुल 776 मतदाता हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यों के 4120 विधायक शामिल थे। एक विधायक के वोट का मूल्य निर्धारण करने का सूत्र राज्य की जनसंख्या, उसके बाद राज्य में विधायकों की जनसंख्या इंटू 1000 है। सांसद के वोटों का मूल्य निर्धारित करने का सूत्र सभी विधायकों को दिए गए कुल मूल्य के वोट वैल्यू सांसदों की कुल संख्या है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में प्रत्येक सांसद का वोट मूल्य 780 था। बड़े राज्यों के विधायकों ने छोटे राज्यों की तुलना में अधिक वोट डाले। यदि किसी राज्य में जो है कुछ विधायक है, तो प्रत्येक विधायक के पास अधिक वोट होते हैं। यदि किसी राज्य में कई विधायक है, तो प्रत्येक विधायक के पास कम वोट होते हैं। भारत के राष्ट्रपति एक कस्टम निर्मित भारी बख्तरबंद मर्सिडीज बेंज $600 पुलमैन गार्ड में घूमते हैं, जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है। राष्ट्रपति चुनाव में नामांकित सदस्य मतदान नहीं कर सकते, लेकिन वे राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं। पुनर्निर्मित सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव और निष्कासन में भाग ले सकते हैं। विधायक राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्तावना को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर किसी राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है, तो संसद के दोनों सदनों के बीच जो है बहुमत की आवश्यकता, अगर बहुमत है तो ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो राष्ट्रपति के बारे में संबंधित थे और जिन्हें जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियाँ कितनी हैं, अर्थात पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे राष्ट्रपति को क्या पावर दी जाती है। तो भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों को मोटे तौर पे 8 शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्या है, विधायी। दूसरा है कार्यकारी या नियुक्ति शक्तियाँ। और तीसरा है न्यायिक शक्तियाँ। चौथा है वृत्त शक्तियाँ। पांचवा है राजनीतिक शक्तियाँ और चौथा है सैन्य शक्ति। सातवां है क्षमा करने वाली शक्ति और आठवां क्या है, तो आपातकालीन शक्तियाँ। तो ये थी कुछ राष्ट्रपति की, हमारी जो भारत के राष्ट्रपति उनकी शक्तियाँ। पहला क्या है, विधायी की शक्तियाँ। दूसरा क्या है, कार्यकारी या नियुक्ति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति चाहे तो किसी को भी कार्यकारी में जो है नियुक्त कर सकते हैं। और न्यायिक शक्तियाँ, न्याय से जुड़ी कुछ शक्तियाँ जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। और वित्त शक्तियाँ, भारत की कुछ वित्त शक्तियाँ अर्थात पैसों को लेकर जो शक्तियाँ होती है वो भी राष्ट्रपति के पास होती है। और राजनीतिक शक्तियाँ भी, और सैन्य से जुड़ी अर्थात सैन्य शक्ति से जुड़ी जो शक्तियाँ होती है वो भी राष्ट्रपति के पास होती है। और क्षमा करने की शक्ति, अर्थात अगर कोई व्यक्ति जो है उसे फांसी लगने वाली होती है या फिर उसे कोई मृत्यु दंड होता है या फिर किसी भी दंड, अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो जो है क्षमा प्रदान कर सकता है। और आपातकालीन शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति के पास होती हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है। तो आज हम लोगों ने जो है इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा और प्रेसिडेंट को जो हमारे कौन कौन सी शक्तियाँ मिलती हैं, कैसे चुनाव होता है उसके बारे में पढ़ा। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना और हाँ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।